हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डीसी मशीन की संरचना, उसके बनावट के बारे में, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे उसका स्टेटर होता है, उसका आर्मेचर होता है, उसके पोल होते हैं, उसके कम्यूटेटर होते हैं, उसके ब्रश होते हैं, उसके एंड प्लेट होती हैं, उसके शाफ्ट होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज मैं आपको एक डीसी मशीन के आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होता है, यह वोल्टेज कितना होता है और इस वोल्टेज का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हमारे पास एक छोटी सी मैं आपको मशीन बना दे रहा हूँ, डीसी मशीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक छोटी सी मशीन है। इसमें हम क्या बना दिए, ये पोल बना दिए। ये मान लीजिए पोल है। ये पोल परमानेंट मैग्नेट के हो सकते हैं या बाहर से इस पर हम लोग बाइंडिंग करके इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में भी बना सकते हैं। बाकी ये इसका यहाँ पर मैंने बताया था कि आर्मेचर होता है। आर्मेचर के बाहरी परिधि पर क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह मशीन का आर्मेचर है कुछ इस तरह का। इसमें यहाँ पर कम्यूटेटर होता है और कम्यूटेटर से ही हम लोग सप्लाई बाहर लेते हैं या कम्यूटेटर को ही हम लोग सप्लाई देते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया था। आप प्लीज़ पहले पिछले वाले वीडियो लेक्चर को जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर, यानी जो हमारे आर्मेचर के कंडक्टर होते हैं, आर्मेचर के चालक होते हैं, उसमें जो वोल्टेज पैदा होता है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इसको हम लोग ईजी से प्रदर्शित करते हैं। ईजी बराबर जेड पी फाई एन बाई क्या होता है दोस्तों, 60A होता है। इसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पर ईजी क्या होता है, ईजी को हम लोग कहते हैं जनरेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। ये जेड क्या होता है दोस्तों, जेड को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। और जेड बराबर एक और फार्मूला हमारा होता है कि नंबर्स ऑफ स्लॉट्स, यानी खांचों की संख्या, गुणे एक खांचे में कितने कंडक्टर हैं, यानी टोटल कंडक्टर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल कंडक्टर इन वन स्लॉट्स। टोटल कंडक्टर इन वन स्लॉट्स यानी एक खांचे में कितने हमारे कंडक्टर हैं, ये भी जेड के ही बराबर होता है। अगर हम लोग खांचों की संख्या यानी स्लॉट्स को एस से प्रदर्शित कर रहे हैं और कंडक्टर को सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कंडक्टर को हम लोग क्या करें, सी से प्रदर्शित करें, ऐसे सी से प्रदर्शित करें, तो जेड बराबर हमारा होगा एस इंटू सी। ये भी बातें आप लोग जानते रहिए। आगे हमारा क्या है, पी जो है यहाँ पर आप देखिए, इस पी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर्स ऑफ पोल। और यहाँ पर फाई क्या होता है, फ्लक्स पर पोल, जिसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, वेबर होती है। आगे यह क्या है, एन जो होता है स्पीड ऑफ आर्मेचर, यानी आर्मेचर की गति, और इसको हम लोग किस में लेते हैं, आरपीएम में लेते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, यानी समांतर पथों की संख्या होती है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई हमारी लैप वाउंड मशीन है
जिसका आर्मेचर लैप बाइंडिंग है, तो उसमें ए बराबर क्या होता है, ए बराबर पी के होता है। अगर वेव बाउंड हमारा कोई मशीन है तो उसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वह हमेशा क्या होती है, 2 होती है। तो दोस्तों ये पैरेलल पाथ क्या होता है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये पैरेलल पाथ को समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए जो हमारे आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, ये जो हमारे आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, ऐसे आप देख सकते हैं जो हमारे आर्मेचर के स्लॉट्स हैं ये एक दूसरे के समांतर में होते हैं। इसी को हम लोग पैरेलल पाथ कहते हैं, यानी समांतर पथों की संख्या, जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारे पैरेलल पाथ हैं, ये आर्मेचर के जो पैरेलल पाथ हैं यानी समांतर पथों की संख्या है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ ए बराबर क्या होता है, नंबर था पैरेलल पाथ। और इसी पैरेलल पाथ में क्या होते हैं, नीचे स्लॉट्स ग्रुप कटे होते हैं जिसको हम लोग स्लॉट्स करते हैं, और इसी स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो इसमें कई पैरेलल पाथ हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसमें देखेंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो जो है 15-16 करीब इसमें पैरेलल पाथ होंगे। तो ये पैरेलल पाथ की संख्या कुछ भी हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। और इसी पैरेलल पाथ में हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर रखे जाते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक पैरेलल पाथ है, मान लीजिए एक स्लॉट्स है और इसको हमने क्या कह दिया, पैरेलल पाथ कर दिया, और इसी में हमारे क्या होगी, बाइंडिंग होती। तो आप जानते हैं, आप किसी भी मोटर की बाइंडिंग देखे होंगे तो उसमें स्लॉट्स कटे होते हैं और स्लॉट्स में कई सारे कंडक्टर होते हैं। तो यानी एक पैरेलल पाथ यानी एक स्लॉट्स में जो हमारे कंडक्टर होते हैं, अगर हम लोग कुछ उसको इस तरह से दिखाएं, यानी एक पैरेलल पाथ में 1 2 3 4 कंडक्टर हैं, उसी तरह से हमने मान लिया कि यह जो पैरेलल पाथ हैं वो कितने हैं, 4 हैं, और टोटल कंडक्टर जेड बराबर कितने हैं, 16 हैं। तो यानी हमारा यह ए बराबर 4 है और जेड बराबर कितने हैं, 16 हैं। तो यानी टोटल हमारे कंडक्टर कितने हैं, 16 हैं, और पैरेलल पाथ कितने हैं, 4 हैं। तो एक में 4 कंडक्टर हो गए, तो उसी तरह से दूसरे में भी हमारे कितने होंगे, 4 ही होंगे। दूसरे में भी हमारे कंडक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। उसी तरह से हमारे तीसरे पैरेलल पाथ में कितने होंगे, 4 कंडक्टर होंगे। ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पैरेलल पाथ है, इसमें भी हमारे कंडक्टर आप दिखा सकते हैं कि 4 हैं। तो दोस्तों आप इसको अगर आप समझेंगे कि यह हमारा कोई रूटर है, यह हमारा कोई रूटर है, इसमें एक जो हमारे स्लॉट्स हैं उसमें 4 कंडक्टर आपको दिखाया गया है। उस तरह से दूसरे हमारे स्लॉट्स में 4 कंडक्टर, तीसरे स्लॉट्स में 4 कंडक्टर, यानी चौथे स्लॉट्स में भी हमारे कितने हैं, 4 कंडक्टर हैं। तो टोटल कंडक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी जेड का मान, यानी टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर यहाँ पर कितने आ गए, 16 आ गए। तो अगर आपको ये जेड और ए का मान पता हो तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होते हैं इसको आप निकाल सकते हैं। तो एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या निकालने के लिए, यानी कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, तो जैसे कि आप लोगों को 4 यहाँ पर दिख रहा है, अगर मान लीजिए कि ये दिखता नहीं, अगर आपसे एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या पूछता तो उसको आप लोग कैसे लिखते हैं, जेड बाई ए लिखते हैं। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है आगे आपको यूज मिलेगा, आगे आपको इसका प्रयोग मिलेगा। तो दोस्तों इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर है, यानी जो हमारे कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, यानी एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होते हैं उसको हम लोग जेड बाई ए से लिखते हैं। यानी टोटल हमारे जो कंडक्टर होते हैं इसमें पैरेलल पाथ की संख्या से भाग लगा देंगे। तो जैसे 16 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौक को 16, यानी 4 कंडक्टर हमारे यहाँ पर आएंगे। तो यानी एक पैरेलल पाथ में हमारे 4 कंडक्टर होंगे। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर, यानी आर्मेचर के कंडक्टर में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फैराडे के नियम की। फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करे तो उस कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। यह फैराडे साहब का पहला नियम था। और उनका जो दूसरा नियम था, उन्होंने ये बताया था कि जो भी ईएमएफ पैदा होगा, जो भी हमारे कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी इसको हम लोग लिखते कैसे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी, या हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, या ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी लिखते हैं। तो दोस्तों ये माइनस साइन किसके कारण आता है, लेंज के नियम के कारण आता है। और ये एन क्या होता है, यहाँ एन जो होता है ये टोटल
हमारे जो चालक होते हैं यानी कंडक्टर होते हैं उनकी संख्या होती है। और ये डी फाई क्या होता है, यानी फाई का मतलब फ्लक्स होता है, यानी जो चेंज फ्लक्स में होता है, यानी चेंज इन फ्लक्स, जिसको हम लोग डी फाई से प्रदर्शित करते हैं। और डी टी क्या होता है, चेंज इन टाइम, यानी समय में जो हमारा परिवर्तन होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स में समय के साथ जो परिवर्तन होगा उतना ही हमारा क्या होता है, उसी हिसाब से हमारा ईएमएफ पैदा होता है। तो जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही अधिक हमारा ईएमएफ पैदा होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने हमारे नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होंगे उनकी संख्या पर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ निर्भर करता है। तो ये जहाँ आपको एन क्या है दोस्तों, एन क्या है, चालकों की संख्या है, यानी चालकों की संख्या है। अगर हम लोग मान रहे हैं कि हमारे एक चालक, हमारे आर्मेचर में एक चालक है, यानी एन बराबर हम लोग कितना ले लें, एन बराबर कितना ले लें, एक ले लें। तो आर्मेचर में अगर हम मान के चल रहे हैं कि एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर में हमारा जो ईएमएफ पैदा होगा, यानी एक कंडक्टर में जो हमारे ईएमएफ पैदा होंगे उसमें हम लोग एक स्लॉट्स में जितने कंडक्टर होंगे उससे गुणा करके हम लोग एक स्लॉट्स में यानी एक पैरेलल पाथ में कितना ईएमएफ पैदा हुआ उसको निकालेंगे। और जब एक स्लॉट्स या एक पैरेलल पाथ में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकाल लेंगे, तो चूंकि सभी पैरेलल पाथ एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसके समांतर है या इसके सभी समान, तो एक पैरेलल पाथ में जितने भी कंडक्टर होंगे इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा उतना ही दूसरे पैरेलल पाथ में होगा, उतना ही तीसरे पैरेलल पाथ में होगा। इस तरह से हमारा जितने भी पैरेलल पाथ होंगे सभी में समान इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो हम लोग एक कंडक्टर के लिए देखेंगे। तो दोस्तों हमको क्या देखना है आगे, कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और इस एक कंडक्टर को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग घुमाएंगे, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो ये हमारे पोल है, ये क्या है, पोल है। और इस पोल से क्या निकलेगा भाई, फ्लक्स निकलेगा। तो एक कंडक्टर जब एक पोल के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स है जिसको हम लोग फाई कहते हैं, तो इसके सामने से गुजरेगा तो एक फाई फ्लक्स को काटेगा। उसी प्रकार से जब यही कंडक्टर दूसरे पोल के सामने से गुजरेगा तो उसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा उसको काटेगा, यानी 2 फ्लक्स को काटेगा। उसी तरह से तीसरे पोल के सामने से गुजरेगा तो 3 फ्लक्स को काटेगा। उसी तरह से मान लीजिए चौथे पोल के सामने से गुजरेगा तो 4 फ्लक्स काटेगा। तो अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे किसी मशीन में पी पोल है, तो जब कंडक्टर पी पोल के सामने से गुजरेगा तो P5 फ्लक्स काटेगा। इसको आपको समझना है। तो आगे हम लोग लिखेंगे एक कंडक्टर के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में काटा गया कुल फ्लक्स, यानी आगे यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एक कंडक्टर, ऐसे आप लिख लीजिए, चूँकि एक कंडक्टर के द्वारा एक चक्कर में काटा गया कुल फ्लक्स, ये कितना होगा, हम लोग मैंने बताया कि ये पी पोल से गुजरेगा तो P5 फ्लक्स को काटेगा, जो ये P5 फ्लक्स के क्या होगा, बराबर होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि एक कंडक्टर जब P पोल से गुजर रहा है तो P5 फ्लक्स को काट रहा है, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है। क्योंकि हमारा जो एक कंडक्टर है, यानी जो कंडक्टर की स्पीड है उसको हम लोग क्या करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। और एन क्या होता है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं आरपीएम में, यानी राउंड पर मिनट में। तो यानी एन राउंड अगर मान लीजिए हमारा कंडक्टर कर रहा है, आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एन राउंड कर रहा है कितने में, 60 सेकेंड में। तो एन राउंड कर रहा है 60 सेकेंड में। तो दोस्तों हमको यहाँ पर एक राउंड की बात करनी है, तो यह एन राउंड कर रहा है 60 सेकेंड में, तो एक राउंड भाई कितने में करेगा, एक राउंड कितने में करेगा, यह 60/n सेकेंड में करेगा। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको निकल के आई, एक तो फ्लक्स निकल के आया, दूसरा ये समय निकल के आया। और यही हमें चाहिए
कि हम लोग ये फ्लक्स यानी डी फाई की जगह हम लोग क्या रखें, ये जो फ्लक्स हमने एक कंडक्टर के द्वारा जितना फ्लक्स काटा चक्कर करने में उसको हम लोग लिखेंगे, और एक राउंड करने में जो समय लिया यानी डी टी की जगह हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसलिए आगे हम लोग लिखेंगे एक कंडक्टर के द्वारा या एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा भाई, यह हमारा जो हम जानते हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पी फाई लिख देंगे, और डी टी हम लोग क्या लिख देंगे, डी टी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, जो हमने समय निकाला यहाँ पर यानी समय निकाला 60/n लिखा है, ये लिख देंगे। तो इसको या आप लिख सकते हैं या ई बराबर इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी फाई एन बाई क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये क्या है वोल्ट होगा। यह यानी क्या निकाला आपने, एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला दोस्तों। आगे अगर हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पैरेलल पाथ में एक कंडक्टर के जगह हमारे बहुत सारे कंडक्टर हैं, यानी एक पैरेलल पाथ में जो टोटल कंडक्टर होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, इसको हम लोग Z/A से लिखते हैं। तो इतने कंडक्टर एक पैरेलल पाथ में हैं, और एक कंडक्टर में मान लीजिए इतना वोल्ट पैदा हो रहा है, तो पूरे कंडक्टर में कितना वोल्ट पैदा होगा, इस कंडक्टर के यानी पैरेलल पाथ में जो हमारे कंडक्टर हैं उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन पैरेलल पाथ ऐसे लिखेंगे, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन पैरेलल पाथ, यानी एक पैरेलल पाथ में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो ई बराबर क्या होगा भाई, पी फाई एन बाई 60A पी फाई एन, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किसका भाई, Z/A का हम लोग क्या कर देंगे, Z/A का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आगे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर यानी Z पी फाई एन बाई, यह आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 60A, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। तो ये ई है, और ये चूँकि पैदा हो रहा है तो इसको हम लोग EG लिख सकते हैं, यानी जो जनरेटेड वोल्टेज है EG, यानी EG बराबर Z पी फाई एन बाई क्या लिख देंगे 60 ये लिख देंगे। तो इतना वोल्ट हमारा क्या होता है, आर्मेचर के अक्रॉस क्या होता है, पैदा होता है। तो दोस्तों ये फार्मूला आपको आना चाहिए, इस फार्मूले का आगे हम लोगों को यूज़ पड़ेगा न्यूमेरिकल हल करने के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एक पैरेलल पाथ में मान लीजिए कि हमारा इसमें इस कंडक्टर में 2 वोल्ट पैदा हो रहा है, 2 वोल्ट यहाँ पर, 2 वोल्ट यहाँ पर, 2 वोल्ट यहाँ पर, ऐसे आप समझने के लिए देख सकते हैं 2-2 वोल्ट यहाँ पर मान लीजिए पैदा हो रहा है, तो टोटल एक पैरेलल पाथ में कितना वोल्ट पैदा हो जाएगा, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी ये सभी कंडक्टर जब सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज जुटता है, यानी यहाँ पर टोटल वोल्टेज हमारा 8 वोल्ट पैदा होगा। तो 8 वोल्ट अगर यहाँ पर पैदा हो रहा है तो 8 वोल्ट यहाँ पर पैदा होगा, 8 वोल्ट यहाँ पर पैदा होगा, और 8 ही वोल्ट यहाँ पर, यानी पूरे आर्मेचर के अक्रॉस हमारा 8 वोल्ट पैदा होगा। तो एक पैरेलल पाथ में जितना वोल्टेज हमारा पैदा होगा उतना ही पूरे आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज पैदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग इस फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो दोस्तों यह हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक 6 पोल लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर में आर्मेचर के 80 खांचे तथा प्रत्येक खांचे में 8 चालक हैं। तो यह चाल दिया है, आर्मेचर की चाल 800 चक्कर प्रति मिनट है। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए यदि फ्लक्स पर पोल 40 मिली वेबर है। तो इसमें विद्युत वाहक बल यानी जो हमारा विद्युत वाहक बल पैदा हो गया, जो यानी वोल्टेज पैदा हो गया, इसको हम लोग जनरेटेड वोल्टेज कहते हैं, जिसको यानी EG कहते हैं। EG का मान इसमें आपसे पूछा जा रहा है, EG बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या क्या दिया है इसको आप लोग लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है P बराबर कितना दिया है 6, यानी पोल की संख्या कितना है 6। ये लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो ये होता है वो अब किसके बराबर होता है, P के, यानी जो हमारे पैरेलल पाथ होते हैं वह नंबर ऑफ पोल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे क्या लिखा है, आर्मेचर के 80 खांचे, यानी जो स्लॉट्स दिया है, स्लॉट्स जो दिया है
वो कितना है 80 है, तथा प्रत्येक खांचे में 8 चालक हैं, यानी कंडक्टर हमारे कितना दिया भाई, कंडक्टर कितना दिया है, कंडक्टर दिया है 8, और ये स्पीड कितना दिया है, n बराबर कितना दिया है 800, और स्पीड को हम लोग आरपीएम में लिखते हैं, यानी प्रति मिनट एंड राउंड पर मिनट में। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और फाई का मान यहाँ पर दिया गया है। फाई बराबर कितना है 40 मिली वेबर, और मिली वेबर को दोस्तों हम लोग वेबर में बदलेंगे तो 40 गुणे क्या कर देंगे 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, वेबर में। तो यहाँ पर फार्मूले में जैसे आप लोग जानते हैं कि Eg बराबर क्या होता है, Eg बराबर ZP पाई N बाई क्या होता है हमारा 60A होता है, इतना होता है। तो यहाँ पर ZP का मान आपको पता है, फाई का मान पता है, N का मान पता है, A का मान पता है, लेकिन तो Z का मान पता नहीं है। तो Z बराबर चूँकि दोस्तों जो Z बराबर मैंने आपको बताया था कि खांचों की संख्या यानी स्लॉट्स की संख्या जिसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और प्रत्येक खांचे में यानी खांचों में जो हमारे टोटल कंडक्टर होते हैं उसकी संख्या यानी C से हम लोग लिखते हैं। तो Z बराबर यह होता है। तो यहाँ से अगर आप S की वैल्यू देखेंगे यानी स्लॉट्स जो लिखेंगे तो वह कितना है 80 है, 80 स्लॉट्स हैं। और ये क्या है हमारे कंडक्टर कितने भाई, यह कंडक्टर कितने 8 हैं। तो इसमें 8 से आप लोग क्या कर देंगे, Z की जगह ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वैल्यू को पुट करते हुए चले जाइए। तो 80 गुणे हम लोग क्या लिखेंगे 8 गुणे P का मान कितना है भाई, P का मान हमारे 6 पोल की मशीन है। फाई का मान कितना है 40 गुणे 10⁻³ है, और हमारे N की वैल्यू कितना है, N जो है हमारा RPM है 800 बट्टे हम लोग क्या कर देंगे 60 गुणे, ये जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं तो ये बराबर भी कितना लिखा जाएगा 6। अब दोस्तों इसको आपको हल करना है, तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे यह क्या हो जाएगा कट जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 1 0 से हमारा क्या हो जाएगा 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 में 8 का गुणा कर देंगे तो यह 64 हो जाएगा। 64 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 40, और गुणे हम लोग क्या लिख देंगे 800, और ये नीचे लिख सकते हैं दोस्तों 6 गुणे ये 10⁻³ जब नीचे लिखा जाएगा तो 1000 से इसमें क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। अब ये 3 0 से हमारा 1 2 3 0 कट जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए आप इसको काट सकते हैं, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। यहाँ से आप देखिए इसमें गुणा कर दीजिए 64 में 2 से, तो 2 चौक को 8 होगा, 2 छक 12 यानी 128 गुणे आपका यहाँ से 8 बचा हुआ है, इसमें 3 से भाग लगा देंगे। अब इस पर टोटल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 64 को 4 हो जाएगा हमारा, 8 दूना के 16 और 16 4 कितना होगा दोस्तों 22 होगा। 22 को 2 हासिल हमारा कितना आ जाएगा 2, और 8 1 कम 8 2 10 यानी 1026। और 1026 में आपको 3 से भाग लगाना है। जब 1026 में आप जो है 3 से भाग लगाएंगे तो देखिए आपका कितना आता है 3 3 9। ये आप 1 आएगा यहाँ पर घटाएंगे तो 2 उतारेंगे, 3 चौक को 12 आएगा, ये 12 आएगा कट जाएगा। अब यहाँ से 6 को उतारेंगे तो 3 1 कम 3 या 3 दूना के 6। यहाँ पर 64 होगा दोस्तों, यहाँ गलत हो गया। यहाँ पर आप देखिए आपका यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर आपका बनेगा 4। ये 4 आप यहाँ से उतारेंगे तो 3 1 कम 3। अब माइनस करेंगे आप जो है तो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पर एक बार आपके भाग गई। अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगी तो दशमलव बढ़ाकर आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 3 1 कम यानी 3 3 9। ऐसे आप भाग लगाते जाएंगे तो यहाँ पर 1 शेष बचेगा, यानी इसमें अगर आप भाग लगाएंगे तो 341.3 या क्या आएगा वोल्ट आएगा। इतना हमारा आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज पैदा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से कई न्यूमेरिकल हम लोग इस फार्मूले पर लगा सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।